कल हम लोग एक पॉइंट क्लियर कर चुके हैं। पहला जो पॉइंट था जिसमें अपन समझे थे कि श्रीलंका और बेल्जियम क्या है और उनकी स्थिति को, इसमें हम समझेंगे कि श्रीलंका में कौन सी समस्या थी जबकि बेल्जियम ने उस समस्या को कैसे निपटाया था। ये समस्या तो दोनों देशों में थी। किसकी समस्या? कई सारी भाषा बोलने वाले क्षेत्र, उसमें भी कई सारी भाषा बोलने वाले क्षेत्र थे। 3 क्षेत्र जो कि उसमें श्रीलंका में कौन कौन थे बताया कोई? एक तो सिनेला ग्रुप था, दूसरा तमिल था, तीसरा क्रिश्चियंस था। इसमें कौन कौन थे? डच, फ्रेंच और जर्मन। तो 3 भाषा बोलने वाले क्षेत्र इसमें भी थे बेल्जियम में, और श्रीलंका में भी 3 भाषा बोलने वाले थे। लेकिन श्रीलंका में एक शब्द था बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटी वाला। इस मेजोरिटी वाले शब्द ने क्या किया, जो ज्यादा थे 74% सिनेला, उन्होंने ही अपने हिसाब से सरकार को बनाया और अपने हिसाब से ही सरकार को चलाया। इससे क्या हुआ, उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और लास्ट में आके नहीं इनके देश में एक सिविल वार स्टार्ट हो गया और वो कई लंबे समय तक चला, हजारों लोग इसमें खत्म हुए। तो देखिए इसे सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, मतलब आजाद होता है। 1947 में इंडिया आजाद होता है, 1948 में श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। पूछा जा सकता है ओटी में अच्छे से करना है। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। सिंगली भाषा को क्या बना दिया? ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया सिंगली लैंग्वेज को। श्रीलंका में 2 समूह, सिंगला और तमिल। वैसे यहाँ पर तमिल और ईलम लिखा देखा होगा आपने, तो ये ग्रुप्स बन गए थे। कुछ छोटी भाषाओं को मिलाकर तमिल वालों ने बड़े ग्रुप बना लिए। तो इन दोनों में क्या हो गया, लड़ाई चालू हो गई। 2 बड़े बड़े, जैसे कुछ छोटे लोग होते हैं ना, तो बड़े लोगों को कुछ मतलब छोटे छोटे ग्रुप मिलकर नहीं एक बड़ा ग्रुप बना लेते हैं। अब उसके सामने तो मान लो छोटा व्यक्ति तो इसके सामने आ नहीं पाएगा, तो क्या करेगा वो? तमिल वाले जो होते 7%, उन्होंने और लोगों को ही मिला लिया। तमिल 7 नहीं था, 18% था, जिसमें 13 और 5 2 भागों में बटे थे। ईसाइयों को भी मिला लिया साथ में इन्होंने, और भी कई लोग मिला लिए। तो इन सबको मिलाने के बाद इन्होंने एक अलग से ग्रुप बना लिया और किससे लड़ने लगे? सिनेला वाले ग्रुप से लड़ने लगे। के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में बदल गया। द डिस्ट्रस्ट मतलब दूसरों पर विश्वास न करना, बिटवीन द 2 कम्युनिटीज turned it into widespread conflict. It soon turned into the Civil War. इसका टाइम पूछा जा सकता है कब से कब तक था, तो 1983 से 2009 के बीच में। अच्छा प्रश्न बना एक बार कि ये गृह युद्ध कब समाप्त हुआ श्रीलंका में? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ, कब एंड हुआ इसका? 2009 में। इसके अंदर इसका आंसर आ गया। अगर कोई समुदाय, अच्छा इस मेजोरिटी शब्द का अर्थ समझिए। अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक है तो क्या होगा, तो वह अपने मनचाहे तरीके से देश का शासन कर सकता है। द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री अकॉर्डिंग टू इटसेल्फ। एक और बात समझना, यहाँ पर जो माइनॉरिटी लोग होते हैं उनके बारे में सोचा नहीं जाता, उन्हें तो दरकिनार कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और जो मेजोरिटी वाले लोग होते हैं अपने हिसाब से रूल बना लेते हैं और रूल बनाएंगे तरीके से शासन करेंगे। अब आइए बेल्जियम की समझदारी। तो इसने बहुत बड़ी गलती करी कि सभी जितने भी अलग अलग भाषा वाले क्षेत्रों को तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाया श्रीलंका, जबकि बेल्जियम इस काम को अच्छी तरीके से करेगा। केंद्र सरकार में डच एवं फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। इसने 4 बार अमेंडमेंट्स किया। 4 बार क्या किया? अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है संविधान में संशोधन, और उन संशोधनों में कई बार कहा कि और लोगों को भी बराबर अधिकार मिले। ऐसा एक भी क्षेत्र ना बचे जिसमें किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो। तो ये लिखा है इसमें, केंद्रीय सरकार में डच एवं फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। इसने कानून बनाया कि जो केंद्रीय सरकार बनेगी उसमें डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या होगी? समान होगी। अच्छा 1% इसमें जर्मन वाले भी थे, लेकिन उनको भी तो ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन मेन कौन थे इसमें? डच और फ्रेंच, तो उनको मेन टारगेट करके नहीं काम किया उन्होंने तरीके से। द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियों को देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 बड़े इलाकों की सरकारों को सौंप दी गई। कई शक्तियां सौंप दी गई। 2 इलाके कौन कौन से इसमें थे? एक था वेलोनिया और दूसरा फ्लेमिश। दोनों को, फ्लेमिश ऊपर था, वेलोनिया नीचे था।
ठीक है, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। अलग अलग सरकार बना दी, यानी बेलोनिया में अलग हो गई और फ्लेमिश में अलग हो गई। इसके आगे ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनी, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों यानी डच और फ्रेंच का समान प्रतिनिधित्व है, यानी बराबर मंत्री यहाँ पर भी है। और इस तरीके से क्या कर दिया, ब्रुसेल्स में भी जो दंगा फसाद वाली स्थिति थी उसे भी कंट्रोल किया इसने, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा फ्रेंच है 80% और 20% डच है, तो इसको भी सुधारा उन्होंने तरीके से। यहाँ एक और सरकार है जो कि कम्युनिटी सरकार यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट। यहाँ तीसरी सरकार सामुदायिक सरकार है। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा डच, फ्रेंच या जर्मन, ये कहीं भी रह रहे हो पूरे देश में कहीं भी, अगर डच वाले रह रहे हैं तो डच भाषा के सारे लोग उसे वोट करेंगे उस सरकार को। एक बार डच कर देगी, एक बार फ्रेंच कर देगी, एक बार जर्मन वाले कर लेंगे, तो ये भाषाई आधार पर चुनाव होगा, इसे कम्युनिटी सरकार बनेगी। ठीक है, बोलने वाले लोग करते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर यानी मामलों पर फैसला लेने का अधिकार है। ये सरकार क्या करेगी, जो शिक्षा के ऊपर, संस्कृति के ऊपर या भाषा के ऊपर कोई भी मामला आएगा उसके ऊपर क्या करेगी, अधिकार बनाएगी या फिर कोई कानून बना देगी। यह थर्ड गवर्नमेंट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। दिस गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच और जर्मन। कोई एक कम्युनिटी इसे क्या करेगी, वोट करेगी, तो उसमें से किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमारे फेवर में करेगी या किसी के में। एक बार एक चुनेगी और एक बार दूसरी चुनेगी, फिर अगली बार तीसरी चुनेगी, इस तरीके से वोट किया जाएगा इसमें। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, इनको सॉल्व आउट करेगी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज ब्रुसेल्स। तो आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, कल पढ़ेंगे इसके आगे जो भी है। 2 टॉपिक और है इसमें जो आपको घर से रीडिंग करके आने हैं आगे के, ठीक है।